हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभदीप चैटर्जी। मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल नॉलेज इज पावर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक, दैट इज़ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं ये टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि गिफ्ट क्या है। तो इनकम टैक्स के मुताबिक एनी मनी, गुड्स और कैपिटल एसेट रिसीव without any consideration or for inadequate consideration is gift। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी दूसरे पर्सन से कोई भी कैश में पैसा मिला, नगद में पैसा मिला, या सामान के रूप में पैसा मिला, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी के रूप में पैसा मिला, जिसको हम लोग कैपिटल एसेट बोलेंगे, विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन का, या फिर हम लोग फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के बदले में मिला, तो उसको हम लोग गिफ्ट मानेंगे। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने पूरे टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में बांटेंगे, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट को। तो सबसे पहला पॉइंट है, गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी दूसरा बंदा अगर आपको कैश गिफ्ट देता है जो कि ₹50,000 से ज़्यादा है ड्यूरिंग द ईयर, तो इन दैट केस एंटायर अमाउंट शैल बिकम टैक्सेबल इन योर हैंड्स, इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि आपके 3 दोस्त हैं, उन्होंने 25,000 रुपया उन्होंने आपके बर्थडे पर गिफ्ट किया, तो टोटल कितना गिफ्ट हुआ? 75,000 रुपये का गिफ्ट हुआ। तो एंटायर 75,000 रुपीज़ इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसिडर कर लिया जाएगा एज योर इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अप टू 50,000 रुपया तक का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, वो भी फुल एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको किसी रिश्तेदार से मिला या आपकी शादी के टाइम पे मिला, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं चुकाना है इस कैश गिफ्ट के ऊपर। हम लोग एक्सेप्शंस अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है रेफर एक्सेप्शंस बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड। गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड मतलब गुड्स के फॉर्म में मिला या कैपिटल एसेट के फॉर्म में मिला, तो आपको ये जो गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड है दैट विल आल्सो बिकम टैक्सेबल। तो हम लोग इस पार्ट को भी 2 पार्ट में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन का। बिना किसी कंसिडरेशन का मतलब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कोई पेमेंट उसके बदले में करना नहीं पड़ा, अगला आपको डायरेक्ट ये जो सामान है वो आपको दे दिया। अच्छा, ये जो गिफ्ट आपको मिला ये इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मिला, ठीक है, सच एज ज्वेलरी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन दैट केस इनकम टैक्स क्या कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में? वो आपको बोल रहा है कि इफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी exceeds ₹50,000, then the entire aggregate fair market value will become taxable. If it is less than or up to ₹50,000, then nothing is taxable. इसका मतलब जो आपको सामान मिला एज अ गिफ्ट इन काइंड, उसका फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपीज को क्रॉस कर जाएगा एग्रीगेट में, तो फिर एंटायर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू विल बिकम टैक्सेबल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? मान के चलिए कि आपके बर्थडे पर आपके कुछ दोस्त, ठीक है, किसी ने सोने का अंगूठी गिफ्ट किया, वो मान लिए 30,000 रुपीज़ का, किसी ने हीरे का आपको अंगूठी दिया, वो सपोज 1.5 लाख का है, तो इन दैट केस 1.5 लाख और 30,000 180 का आपको टोटल गिफ्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जो कि एग्रीगेट, जिसका एग्रीगेट का मतलब टोटल फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज़ को क्रॉस कर रहा है। तो इन दैट केस पूरा का पूरा जो एंटायर गिफ्ट अमाउंट है दैट इज 1,80,000 रुपीज़, ये आपके हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग तीसरा पॉइंट की ओर जाते हैं, गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड फॉर inadequate consideration in the form of movable property such as jewelry etc.
तो दोस्तों अब आपको कोई कंसिडरेशन चुकाना पड़ रहा है, मतलब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक हो रहा था, अब आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिसीव द गिफ्टेड आइटम, इन दैट केस जो पेमेंट आप कर रहे हो उसको यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे नियम क्या कहता है, देखिए बोल रहा है इफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्सीड्स रुपीज 50,000, ठीक है, देन द डिफरेंस विल बिकम टैक्सेबल, अदरवाइज नथिंग इज टैक्सेबल। मतलब जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का, उसको चेक किया जाएगा, उसमें से जो कंसिडरेशन आप पेड कर रहे हो उसको माइनस कर दिया जाएगा। अगर वो डिफरेंस 50,000 रुपीज को क्रॉस कर रहा है तो पूरा का पूरा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द एसेसर। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो चौथा पॉइंट है, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चौथा पॉइंट कहता है गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड विदाउट एनी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अगर आपको लैंड बिल्डिंग इसके फॉर्म में आपको गिफ्ट मिल रहा है, इट इज अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस में करना क्या है, हम लोगों को बोल रहा है यहाँ पे इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड्स द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ठीक है, बाय मोर देन ₹50,000, then the value as per stamp valuation authority will be इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का उसको चेक करिए और उसको कंपेयर करिए जो रजिस्ट्री ऑफिस लैंड और बिल्डिंग का जो वैल्यू अडॉप्ट करता है उसको स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बोला जाता है। तो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी उस प्रॉपर्टी का कौन सा वैल्यू को अडॉप्ट कर रहा है, जो वैल्यू अडॉप्ट किया जा रहा है उससे क्या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी ज़्यादा है, अगर है तो जो वैल्यू अडॉप्ट बाय मोर देन 50,000, ठीक है, अगर वो 50,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी अडॉप्ट कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे इनकम मान देंगे आपके हैंड्स में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट आपको मिलता है तो हम लोग चेक करेंगे कि आपका जो ज़मीन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग ये सारी चीज़ें, तो इस केस में चेक ये किया जाएगा कि उसका जो रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जो वैल्यू अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी जो वैल्यू अडॉप्ट कर रहा है, क्या वो वैल्यू 50,000 रुपीज़ को क्रॉस कर रहा है। अगर हाँ तो फिर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी SVA जो भी वैल्यू अडॉप्ट करेगा उसको यहाँ पे एसएससी के हैंड्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान लिया जाएगा। अगर 50,000 रुपीज़ से कम होगा तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिलता है कुछ कंसिडरेशन के बदले में, मतलब आपको कुछ पे करना पड़ता है, तो ये चेक किया जाएगा दोस्तों कि जो वैल्यू स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी अडॉप्ट किया है उसमें से अगर हम लोग कंसिडरेशन को माइनस करते हैं जो कि आपने पे किया है, तो इन दैट केस जो डिफरेंस आता है वो अमाउंट अगर एक्सीड करता है, इफ इट इज एन एक्सेस, इफ द डिफरेंस अमाउंट इज एन एक्सेस ऑफ हायर ऑफ ₹50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, दोनों में से जो हायर होगा उस अमाउंट को भी अगर क्रॉस करता है डिफरेंस का अमाउंट, देन द वैल्यू एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी माइनस द कंसिडरेशन शैल बी द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदरवाइज नॉट। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों अब आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है मिस्टर आनंद, उसको अपने दोस्त मिस्टर लाठी से अगर उसको 60,000 रुपीज़ का कैश गिफ्ट मिलता है सपोज, तो ये अमाउंट 50,000 रुपीज़ को क्रॉस कर रहा है दोस्तों।
50,000 को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लग जाएगा। सवाल है कि अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। तो काफ़ी लोगों को ये इस बात को लेकर के कंफ्यूजन रहता है। लोगों को लगता है पहले हम लोग 60,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे, 10,000 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे जा करके टैक्सेबल होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो इनकम टैक्स का लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियर है। वो बोलता है कि जैसे ही 50,000 क्रॉस करेगा पूरा का पूरा एंटायर कैश गिफ्ट विल बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। तो यानी कि 60,000 अगर आपको मिल रहा है तो पूरा का पूरा 60,000 रुपया 50,000 को क्रॉस कर गया है तो पूरा का पूरा 60,000 रुपीज़ विल बिकम टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी मिस्टर आनंद। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दोस्तों मान के चलिए कि आपको एक पीस ऑफ लैंड अपने फ्रेंड, किसी एक फ्रेंड से आपको मिला, उसका जो स्टैम्प वैल्यू है उस पर्टिकुलर लैंड का वो है सपोज 75,000 रुपीज़, और आपको विदाउट एनी कंसिडरेशन ये जो लैंड है एज ए गिफ्ट आपको अपने दोस्त से मिल रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा, सिंस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू यू exceeds 50,000 rupees, तो entire 75,000 rupees which is the stamp duty value of the property on the date of the gift will become taxable in your hands। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को यहाँ पे चेक किया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 रुपया क्रॉस कर रहा होगा तो पूरा का पूरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो कि 75,000 रुपीज़ है मेरे एग्जाम्पल में, वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके हैंड्स में। दोस्तों गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एक जो कैपिटल गेन का भी एंगल यहाँ पे सामने आ रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ क्लियर कर लूँ। मान लीजिए कि कोई लैंड आपको गिफ्ट में मिला, ठीक है, उसके ऊपर एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी मान के चलिए 75,000 रुपीज़ जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अडॉप्ट किया था उस पर आप टैक्स दे चुके हो। उस लैंड के ऊपर 75,000 रुपीज़ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडर हो चुका है। तो अब उस लैंड को मान लीजिए आप 2 लाख रुपए में बेच देते हो, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर आप बेच देते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज करेगा। तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज करेगा दोस्तों, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस लैंड का जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वो नहीं लेना है। हम लोग को जिस वैल्यू के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग टैक्स दे चुके होंगे उस वैल्यू को कॉस्ट मान लिया जाएगा। जैसे मेरे एग्जांपल में 75,000 रुपीज को हम लोग अडॉप्ट कर चुके थे एज द वैल्यू adopted by the stamp valuation authority as the income that is taxable as per income tax act। तो हम लोग 75,000 रुपीज पे ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो हम लोग को कॉस्ट 75,000 रुपीज मान लिया जाएगा इस प्रॉपर्टी का। तो अगर हम लोग बाद में इस लैंड को 2 लाख रुपीज में बेचेंगे तो 2 लाख में से 75,000 रुपीज को माइनस करके 1,25,000 रुपीज आपके हैंड्स में टैक्सेबल इनकम मान लिया जाएगा। तो इन द सेम वे दोस्तों यहाँ पे लैंड के केस में, बिल्डिंग के केस में एग्रीगेट वाला कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ जहाँ पे आपका वैल्यूएबल ज्वेलरी है, जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, वहां पे एग्रीगेट का कंसेप्ट है। यहाँ पे पर सिचुएशंस आपको देखा जाएगा सेपरेटली। जैसे मान लो आपको लैंड 2 अलग अलग पीस ऑफ लैंड 2 अलग अलग दोस्त से मिल रहा है। एक का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है से 46,000 रुपीज, दूसरे का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पे एग्रीगेट करके नहीं देखना, 46 प्लस 30 फिर 76,000 रुपीज हो जा रहा है, 50,000 रुपीज क्रॉस कर जा रहा है तो पूरा 76,000 पे टैक्स लगा देंगे, ऐसा नहीं है। केस टू केस यहाँ पे देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट वाला सिचुएशंस नहीं है। तो हम लोगों को करना क्या है, 46,000 डजंट एक्सीड 50,000, नथिंग इज टैक्सेबल। नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला पीस ऑफ लैंड है वो कितना का अपने को मिला, वो आपको मिला है 30, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 30,000 रुपीज, अगेन इट डजंट एक्सीड 50,000 रुपीज, तो इट इज आल्सो नॉट टैक्सेबल। कुल मिलाकर के दो पीस ऑफ लैंड का एक भी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।